डियर स्टूडेंट्स, नमन एकेडमी में आपका स्वागत है। प्यारे प्यारे बच्चों, आज क्लास 9 से कक्षा 9 से एक लेसन परमाणु एवं अणु के बारे में हम आपको बताएंगे। आइटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, लेसन का नाम है आइटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु एवं अणु। तो सबसे पहले परमाणु किसे कहेंगे या अणु किसे कहेंगे, और परमाणु और अणु ये आते कहाँ से हैं, किस प्रकार से बनते हैं, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो परमाणु और अणु को समझने से पहले एक हेडिंग हम देखते हैं यहाँ पर द्रव्य के बारे में कि द्रव्य है क्या। इंग्लिश में इसको लिखेंगे मैटर। क्या है बच्चों? मैटर, MATTER, मैटर। देखें, द्रव्य है क्या, तो हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास जितनी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं या क्या है, एक प्रकार का द्रव्य है, या इंग्लिश में इसको हम मैटर कह सकते हैं। द्रव्य का एक और नाम है पदार्थ। तो द्रव्य होता क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे कि जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन होता है। ठीक है बच्चों। तो द्रव्य की परिभाषा कि प्रकृति में जितने भी पदार्थ या जितने भी आसपास हमारे वस्तुएं दिखाई देती हैं वह है क्या, एक प्रकार का द्रव्य है। द्रव्य को परिभाषित करने के लिए कि प्रकृति का ऐसा अवयव जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन होता है, उसे हम क्या कहेंगे, द्रव्य कहेंगे। अब मान लिया जाए कि कोई एक बड़ी वस्तु को हम ले लें, और इसके छोटे छोटे टुकड़े करते जाएं, तो एट लास्ट अंत में हमको सबसे छोटा पार्टिकल मिलेगा या सबसे छोटा भाग मिलेगा द्रव्य का। तो जो द्रव्य का सबसे छोटा भाग होगा वह क्या होगा, वही परमाणु कहलाएगा। कहने का मतलब, अगर हम परमाणु की परिभाषा को लिखें तो परमाणु है क्या, द्रव्य का सबसे छोटा कण, अर्थात द्रव्य का सूक्ष्मतम कण। जो द्रव्य का सूक्ष्मतम कण है वही परमाणु होगा। अणु के बारे में अगर हम जानने का प्रयास करें तो अणु क्या है, देखें अणु के बारे में। तो जो परमाणु हैं, जब परमाणु आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। तो परमाणु के मिलने से अणु बनता है। यहां जानने का प्रयास करेंगे कि परमाणु है क्या, द्रव्य का सबसे सूक्ष्मतम कण है। अणु क्या है, परमाणु के मिलने से अणु बनता है। जब दो परमाणु आपस में देखिए बच्चों, परमाणु जो है द्रव्य का सूक्ष्मतम कण है। अणु किसे कहेंगे, परमाणु के मिलने से अणु बनता है। तो इसकी परिभाषा को हम जानेंगे यहाँ पर कि परमाणु है क्या। परमाणु की अगर परिभाषा लिखी जाए तो द्रव्य का ऐसा सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित
के भाग लेता है परमाणु कहलाता है। परमाणु कहलाता। ठीक है बच्चों, द्रव्य का ऐसा सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है परंतु रासायनिक क्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। परमाणु के बारे में अगले वीडियो में और हम विस्तृत पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ सबसे पहले परिभाषा को हम देखते हैं कि परमाणु किसे कहते हैं। तो द्रव्य का ऐसा सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है परंतु रासायनिक क्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। अणु की परिभाषा को अगर देखें, अणु किसे कहते हैं? अणु द्रव्य का ऐसा सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है, अणु कहलाता है। रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है, अणु कहलाता है। बच्चों, तो परमाणु और अणु की परिभाषा हमको मिल गई कि परमाणु किसे कहेंगे और अणु किसे कहेंगे। ये हमको मिलते कहाँ से है, इसकी पहचान के बारे में हमने आपको बताया। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो परमाणु की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया, देखें तो परमाणु शब्द का जो नामकरण है जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है, यह रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है यह रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। इन्होंने कुछ नियम दिए थे, इसके बारे में जरा हम देखें पॉइंट वाइज। तो फर्स्ट पॉइंट में यह बताया गया कि प्रत्येक जो तत्व है यह सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसके बारे में अभी अभी हमने वीडियो की स्टार्ट में ही आपको बताया। तो इन्होंने ये बताया कि प्रत्येक जो तत्व है सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। दूसरा पॉइंट, परमाणु जो है तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है, जो परमाणु है वह तत्व का ऐसा सूक्ष्मतम कण है जिसे और छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। क्योंकि हमने आपको द्रव्य के बारे में बताया कि कोई एक वस्तु ऐसा ले लें, उसके छोटे छोटे टुकड़े करते जाएं, तो एट लास्ट अंत में जो सबसे छोटा सूक्ष्मतम कण बचेगा उसी को हम परमाणु कहेंगे। इन्होंने यह बताया कि जो परमाणु है तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जिसे और छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट इनमें देखेंगे कि जो समान प्रकार के तत्व हैं या एक ही तत्व के जो परमाणु हैं वह द्रव्यमान एवं अन्य सभी गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। और अगर दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार के तत्व हैं, जो तत्व हैं वे तत्वों के परमाणु सरल गुणित अनुपात में रासायनिक संयोग करके यौगिक परमाणु का निर्माण करते हैं और जिसे हम अणु कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे लास्ट कि भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु हैं उनके परमाणु भार और उनके जो द्रव्यमान हैं वे भी भिन्न भिन्न होते। तो यहाँ
डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है यह रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है और इनके परमाणु सिद्धांत के पॉइंट को हमने आपको यहाँ बताया। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ हम देखेंगे कि जो रासायनिक संयोजन का नियम, क्योंकि डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है, तो रासायनिक संयोजन का नियम क्या है। प्यारे प्यारे बच्चों, हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे कि रासायनिक संयोजन के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, देखेंगे कि रासायनिक संयोजन का नियम है क्या। तो सबसे पहले जो रासायनिक संयोजन का नियम है, या इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि पदार्थों का निर्माण, चाहे यहाँ हम देख सकते हैं कि रासायनिक संयोजन का नियम है क्या। तो पदार्थों का निर्माण विभिन्न परमाणुओं या अणुओं के मध्य रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप होता है। इस चीज को जानने का प्रयास करेंगे कि पदार्थों का निर्माण विभिन्न परमाणुओं या अणुओं के मध्य रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप होता है, और ये जो अभिक्रियाएं हैं कुछ नियमों पर आधारित होती हैं, जिसे हम रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो रासायनिक संयोजन के नियम में जो पहला नियम हम पढ़ेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या इसी का एक और नाम है द्रव्य अविनाशिता का नियम। तो इस नियम का जो प्रतिपादन है रूसी वैज्ञानिक थे M.V. लोमोनोसोव, इन्होंने 1756 ईस्वी में किया था, और इस नियम की जो पुष्टि है बच्चों वह लेवासिए और लैंडोल्ट के द्वारा की गई है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, इसमें यह बताया गया कि जो द्रव्य होते हैं ये अविनाशी होते हैं। जो द्रव्य हैं ये अविनाशी होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में, जब भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो ना ही कोई द्रव्य उत्पन्न होता है और ना ही कोई द्रव्य नष्ट होता है। इसको देखेंगे पुनः कि रासायनिक अभिक्रिया में कोई द्रव्य ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। तो इससे हमको यह मिला कि रासायनिक अभिक्रिया में जो प्रयुक्त पदार्थ का कुल द्रव्यमान है, मतलब अभिकारी पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अभिकारी पदार्थ कहते हैं। तो अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थों का जो कुल द्रव्यमान है वह अभिक्रिया में निर्मित पदार्थ के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि अभिक्रिया में जो प्रयुक्त पदार्थों का कुल द्रव्यमान है वह अभिक्रिया में निर्मित पदार्थ के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। कैसे होता है, जैसे हम नमक बनाते हैं, देखें इसका सूत्र है NaOH। NaOH क्या बच्चों, क्षारीय पदार्थ है, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें हम अम्ल मिलाते हैं, HCl मिलाते हैं, तो यह बनता क्या है, NaCl से अभिक्रिया करके NaCl बना लेता है, अर्थात नमक बना लेता है, जिसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, और बचता क्या है, HCl। यहाँ देखेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम से कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारीय पदार्थ है, HCl अम्ल है, दोनों के संयोग से NaCl सोडियम क्लोराइड और सारी जल बनता है, H2O बनता है। तो अब इसमें हम यह देखेंगे कि अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थों का कुल द्रव्यमान कितना है, अर्थात प्रयुक्त पदार्थ कौन है, NaOH और HCl, क्षार और अम्ल, यही दोनों क्या है, अभिकारी पदार्थ, इनको हम कह सकते हैं। इनका कुल द्रव्यमान कितना होता है जरा ज्ञात कर लें। तो सोडियम का परमाणु भार 23 है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है। 23 16 39 हो गया और 1 40 हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्षारीय पदार्थ है इसका द्रव्यमान कितना हो गया बच्चों, 40 हो गया।
HCl की बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, परमाणु क्रमांक 1 है, या परमाणु भार इसका 1 है, और क्लोरीन का 35.5 है। तो 35.5 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 36.5 आया यहाँ पर। अब 40 और 40 आया क्षारीय पदार्थ का द्रव्यमान, और अम्ल का आया 36.5। अगर क्योंकि इन दोनों के संयोग से क्रिया हो रही है, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें 40 + 36.5, यह बराबर आ जाएगा 76.5। देखेंगे यहाँ कि अभिक्रिया में जो प्रयुक्त पदार्थों का कुल द्रव्यमान कितना हो गया, 76.5 ग्राम। अगर ग्राम में इसको हम व्यक्त करेंगे तो ग्राम परमाणु भार कहलाता है, तो 76.5 आया। और अब NaCl का अगर देखें तो सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 58.5। और जल का निकालेंगे तो 2 × 1 और +16, कितना आ गया बच्चों, 18। अच्छा, 58.5 और 18 को जोड़ दें तो जो उत्पाद बने हुए हैं इनका कुल द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा। तो आ जाएगा यहाँ दशमलव आकर 5 हो गया, 8 और 8 मिलकर के 16 हो गया, और हासिल यहाँ 1 जोड़ देंगे, 1 1 2 और 5 2 7। आप यहाँ देख सकते हैं कि अभिक्रिया में जो प्रयुक्त पदार्थ थे कितने थे, 76.5 मतलब 76.5, और जो उत्पाद निर्मित हुआ वह भी 76.5। ग्राम में व्यक्त करेंगे, इसको ग्राम परमाणु भार के रूप में जानेंगे। या जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि द्रव्य अविनाशी होता है, अर्थात रासायनिक क्रिया में कोई द्रव्य ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट। अभिक्रिया में जो प्रयुक्त होने वाले पदार्थ हैं, अर्थात अभिकारी पदार्थों का कुल जितना द्रव्यमान होता है वह द्रव्यमान अभिक्रिया में निर्मित पदार्थ अर्थात उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, अब एक और नियम है, इसको भी हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। देखेंगे बच्चों, जो दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। इस नियम का जो प्रतिपादन J.L. क्लाउस्ट नामक वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक, इनके द्वारा किया गया था। और इन्होंने क्या बताया कि प्रत्येक शुद्ध रासायनिक यौगिक में स्थित तत्व एक निश्चित भारानुपात में पाए जाते हैं, चाहे उसे किसी भी विधि से बनाया गया हो या किसी भी विधि से प्राप्त किया जाए। कहने का यह मतलब है कि J.L. क्लाउस्ट नामक वैज्ञानिक ने यह बताया स्थिर अनुपात के नियम में कि कोई भी या प्रत्येक शुद्ध रासायनिक यौगिक में स्थित जो तत्व हैं एक निश्चित भारानुपात में पाए जाते हैं, चाहे उसे किसी भी विधि से बनाया या प्राप्त किया जाए। जैसे हम बच्चों जल के विषय में बात करें तो जल के कई स्रोत होते हैं, जैसे वर्षा का जल है या समुद्री जल है या प्रयोगशाला में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनाया गया जल हो। प्रत्येक दशाओं में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है, रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। तो यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 से गुणा कर देंगे, तो एक हाइड्रोजन का जो परमाणु भार है 1 है, 2 से गुणा करेंगे 2 × 2 हो गया। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है, तो 2:16 अगर हम निकालेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात में, तो 2 × 2 2 × 16। प्रत्येक दशा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वह निश्चित रूप से 1:8 के रूप में उपस्थित होगा। अब हम चाहे जल को प्राकृतिक रूप में प्राप्त कर लें या प्रयोगशाला से प्राप्त कर लें, प्रत्येक दशाओं में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होगा वह 1:8 ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और आधुनिक परमाणु के बारे में अर्थात आधुनिक परमाणु सिद्धांत, तत्वों को लिखने की विधि, उसके प्रतीक के बारे में लिख करके बताने का प्रयास करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान बनाए रखें। थैंक यू।